डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। चीन में बहुत से लोग इस बात से अवगत नहीं है कि देश में गरीबी कितने चरम पर है। तो न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन में प्रचार और सेंसरशिप इसकी बड़ी वजह है। हाल ही में एक सेवानिवृत्त व्यक्ति का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें दिखाया गया था कि अपने मासिक पेंशन और आय का एक बार स्रोत से क्या किराने का सामान खरीद सकते हैं। बाद में वायरल वीडियो को चीनी अधिकारियों द्वारा हटा लिया गया। तो न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार एक चीनी सिंगर ने जब गंभीर वित्त और निराशाजनक नौकरी की संभावनाओं को लेकर गाना गाया तो उनके गाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। साथ ही उनके सोशल मीडिया को भी निलंबित कर दिया गया था। चीन के अनुसार ये एक समाजवादी देश है जिसका उद्देश्य आम समृद्धि को बढ़ावा देना है। बता दें कि 2021 में शीर्ष नेता शी जिनपिंग ने गरीबी के खिलाफ लड़ाई में व्यापक जीत की घोषणा की थी, लेकिन अब भी बहुत से लोग गरीबी में रह रहे हैं और अपना गुजारा कर रहे हैं। चीन के साइबर स्पेस प्रशासन ने मार्च में घोषणा की कि अगर किसी व्यक्ति ने पार्टी और सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाने वाली हानिकारक जानकारी पोस्ट की तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों का मानना है कि इससे आर्थिक और सामाजिक विकास बाधित होगा। यह बूढ़े, विकलांग लोगों और बच्चों के उदास वीडियो पर प्रतिबंध लगाता है। तो न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इन प्रतिबंधों के पीछे सरकार है जो चाहता है कि चीन को लेकर सबको पॉजिटिव पेश किया जाए। कम्युनिस्ट पार्टी इस बात की सेखी बगाती है कि उसने पिछले 4 दशकों में कितने लोगों को गरीबी से बाहर निकाला, जबकि उसने ये उल्लेख करने से इनकार कर दिया कि कैसे उसने माओत्से तुंग के तहत पूरे देश को घोर गरीबी में धकेल दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार समाचार मीडिया शायद ही कभी चीन में गरीबी के प्रणालीगत कारणों की रिपोर्ट करता हो। अमेरिका के टेक्सास प्रांत की सीनेट ने 4 देशों चीन, ईरान, रूस और उत्तर कोरिया के नागरिकों को जमीन खरीदने पर प्रतिबंध लगाने वाला एक विधेयक पारित किया है। इस कदम से सिविल लिबर्टी के समर्थकों के बीच चिंता बढ़ गई है। सिविल लिबर्टी समर्थक इसे प्रांत में राष्ट्रीयता के आधार पर भेदभाव की दिशा में पहला कदम मान रहे हैं। स्थानीय मीडिया के अनुसार सीनेट विधेयक 147 चीन, ईरान, रूस और उत्तर कोरिया के नागरिकों द्वारा रियल संपत्ति खरीद करने पर प्रतिबंध लगाएगा। देश में निश्चित वीजा पर वैधानिक रूप से आए इन देशों के नागरिक संपत्ति नहीं खरीद पाएंगे। विधेयक में रियल संपत्ति को कृषि भूमि पर स्थित इम्प्रूवमेंट खदान या खुली खदान, खनिज वाले स्थान और पेड़ के रूप में परिभाषित किया है। रिपब्लिकन गवर्नर ग्रेग एबॉट ने सार्वजनिक रूप से जोर देकर कहा है कि यदि यह विधेयक उनके पास आता है तो हस्ताक्षर कर उसे कानून का रूप देंगे। चीन के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के इस फैसले की आलोचना की है। चीन ने अमेरिका के इस कदम को वैश्विक व्यापार नियमों का उल्लंघन बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने एक प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि अमेरिका राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर व्यापार और निवेश से जुड़े मुद्दों को राजनीतिकरण कर रहा है। उन्होंने कहा कि चीन ने अमेरिका में कई अहम निवेश किए हैं जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिला है। आइए अब हम जो है शंघाई सहयोग सम्मेलन के बारे में बात कर लें। शंघाई सहयोग सम्मेलन में विदेश मंत्रियों की बैठक में आतंकवाद के मुद्दे पर घिरने के बाद बिलावल भुट्टो को पाकिस्तान की विपक्षी पार्टी ने भी नहीं बख्शा है। खासकर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पीटीआई के प्रमुख इमरान खान ने तो बिलावल के इस दौरे को पाकिस्तान की बेइज्जती कराने से जोड़ दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने बिलावल के इन दौरों में आ रहे खर्च और आर्थिक संकट को लेकर भी पाकिस्तान की सरकार पर निशाना साधा है। गौरतलब है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारत में एससीओ बैठक के दौरान कहा था कि लोगों की सामूहिक सुरक्षा हमारी संयुक्त जिम्मेदारी है। आतंकवाद वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ है। हमें आतंकवाद को कूटनीतिक हथियार बनाकर राजनीतिक तौर पर एक दूसरे को घेरने से बचना चाहिए। हालांकि उनके इस बयान पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उनकी क्लास लगा दी थी। जयशंकर ने कहा कि बिलावल का बयान काफ़ी दिलचस्प है क्योंकि इससे उन्होंने गलती से अपनी मानसिकता का खुलासा कर दिया है कि इस चीज़ को हथियार कब और कैसे बनाया जा सकता है, तभी जब कोई इस कार्य को एकदम वैध मानकर इसे कर रहा हो। आज कोई कह रहा है कि आप आतंकवाद को हथियार बना रहे हैं तो साफ है कि उन्हें लगता है कि आतंकवाद वैध है, उसे हथियार नहीं बनाना चाहिए। पाकिस्तान के विदेश मंत्री का इस तरह से भारत में मजाक बनने पर इमरान खान ने उन पर तंज कसा। लाहौर में सुप्रीम कोर्ट ऑफ चीफ जस्टिस उमर बंदयाल के समर्थन में पीटीआई की एक रैली संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, पाकिस्तान की पूरी दुनिया में बेइज्जती हो रही है। हम बिलावल से पूछते हैं कि अगर आप पूरी दुनिया का दौरा कर रहे हैं तो हमें भी तो बताइए। इमरान ने पूछा कि आखिर बिलावल को भारत दौरे से क्या फ़ायदा मिला। उन्होंने इस दौरे पर हुए खर्च पर सवाल उठाते हुए कहा कि आप किसी दौरे पर जाने से पहले पूछते हैं कि आप किस पर यह पैसे खर्च कर रहे हैं, इससे क्या फ़ायदा या नुकसान होगा। आइए अब हम यूक्रेन के बारे में बात करें। यूक्रेन ने रूस पर हमले तेज कर दिए हैं, जिसके बाद रूस ने अपने 18 बस्तियों के निवासियों को अस्थायी रूप से सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया है। वहीं यूक्रेन ने दावा किया कि उसने रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल को मार गिराया है। KH-47 मिसाइल को मिग-31 के विमान से रूसी क्षेत्र से दागा गया और पैट्रियट मिसाइल से मार गिराया गया। क्रेमलिन पर हमले के बाद दोनों देशों में संघर्ष तेज हो गया है। एक दिन पहले यूक्रेन ने रूस के 10 तेल डिपों को हमला कर नष्ट कर दिया था।
रूस ने कहा कि हम लोगों की सुरक्षा को जोखिम में नहीं डाल सकते और उनके व्यवस्थित प्रस्थान, एकमुश्त भुगतान, आवास और भोजन के लिए धन उपलब्ध कराएंगे। यूक्रेन की वायुसेना ने शनिवार को दावा किया कि उसने अमेरिकी पैट्रियट रक्षा प्रणाली के इस्तेमाल करते हुए राजधानी कीव के ऊपर एक रूसी हाइपरसोनिक मिसाइल को मार गिराया। यूक्रेन को हाल ही में अमेरिका से पैट्रियट रक्षा प्रणाली प्राप्त हुई है। ये पहली बार है जब यूक्रेन ने रूस की किसी बेहद अत्याधुनिक मिसाइल को मार गिराया। यूक्रेन की वायुसेना के कमांडर माइकोला ओलशुक ने कहा, इस सप्ताह की शुरुआत में हाइपरसोनिक मिसाइल को यूक्रेन की राजधानी पर रात में हमले के दौरान मार गिराया गया। आइए अब हम मणिपुर के बात कर लें, क्योंकि वहाँ आजकल हिंसा हो रही है और ये हिंसा का क्या कारण है इसके बारे में थोड़ा सा इस पर हम रोशनी डालें। मणिपुर एक क्रिकेट स्टेडियम की तरह है। इसमें इम्फाल घाटी पिच की तरफ बिल्कुल बीच में है। ये पूरे प्रदेश का 10% हिस्सा है, जिसमें प्रदेश की 57% आबादी रहती है। बाकी चारों तरफ 90% हिस्से में पहाड़ी इलाके हैं, जहाँ प्रदेश की 42% आबादी रहती है। इम्फाल घाटी वाले इलाके में मैतेई समुदाय का दबदबा है। ये ज़्यादातर हिंदू होते हैं। मणिपुर की कुल आबादी में इनकी हिस्सेदारी करीब 53% है। मणिपुर के कुल 60 विधायकों में से 40 विधायक मैतेई समुदाय से हैं। पहाड़ी इलाकों में 33 मान्यता प्राप्त जनजातियाँ रहती हैं, जिनमें मुख्य रूप से नागा और कुकी जनजाति हैं। ये दोनों जनजातियाँ मुख्य रूप से ईसाई हैं। मणिपुर के कुल 60 विधायकों में से 20 विधायक जनजातियों से हैं। मणिपुर में करीब 8% मुस्लिम और करीब 8% सनमई समुदाय के लोग हैं। घाटी और पहाड़ी की इस डिवाइड की वजह से मणिपुर में कई तरह की समस्याएं पैदा होती हैं। भारतीय संविधान की धारा 371C के तहत मणिपुर की पहाड़ी जनजातियों को स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिविलेज मिले हैं, जो मैतेई समुदाय को नहीं मिले हैं। लैंड रिफॉर्म एक्ट की वजह से मैतेई समुदाय पहाड़ी इलाकों में ज़मीन खरीद कर सेटल नहीं हो सकते, जबकि जनजातियों के पास पहाड़ी इलाके से घाटी में आकर बसने पर कोई रोक नहीं है। इससे दोनों समुदायों में खाई बढ़ती जा रही है। अंदर ही अंदर सुलग रही थी आग। मणिपुर के चूरा चांदपुर में 3 मई को भड़की हिंसा की आग पिछले कई महीनों से सुलग रही थी। मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह की सरकार का कहना है कि आदिवासी समुदाय के लोग संरक्षित जंगलों और वन अभ्यारण्य में गैरकानूनी कब्जा करके अफीम की खेती कर रहे हैं। ये कब्जे हटाने के लिए सरकार मणिपुर फॉरेस्ट रूल 2021 के तहत फॉरेस्ट लैंड पर किसी तरह के अतिक्रमण को हटाने के लिए एक ड्राइव चला रही है। आदिवासियों का कहना है कि ये उनकी पैतृक जमीन है, उन्होंने अतिक्रमण नहीं किया है, बल्कि सालों से वहाँ रहते आ रहे हैं। सरकार की इस ड्राइव को आदिवासियों ने अपनी पैतृक जमीन से हटाने की तरह पेश किया, जिससे आक्रोश फैला है। विरोध करने पर राज्य सरकार ने इन इलाकों में धारा 144 लगाकर प्रदर्शन करने पर पाबंदी लगा दी। नतीजा ये हुआ कि कुकी समुदाय सबसे बड़े जनजातीय संगठन ने कुकी एनपी ने सरकार के खिलाफ बड़ी रैली निकालने का ऐलान कर दिया। इस रैली के दौरान कांगकोपोई नाम की जगह पुलिस और रैली में शामिल भीड़ के बीच टकराव हुआ। इसमें 5 प्रदर्शनकारी समेत 5 पुलिस वाले भी घायल हो गए। इस बीच एक और बड़ा घटनाक्रम हुआ। दरअसल कुकी जनजाति के कई संगठन 2005 तक सैन्य विद्रोह में शामिल रहे हैं। मनमोहन सिंह सरकार के समय 2008 में तकरीबन सभी कुकी विद्रोही संगठनों ने केंद्र सरकार ने उनके खिलाफ सैन्य कार्रवाई रोकने के लिए स्पेशल ऑपरेशन यानी SOS एग्रीमेंट किया। इसका मकसद राजनीतिक बातचीत को बढ़ावा देना था। तब समय समय पर इस समझौते का कार्यकाल बढ़ाया जाता रहा, लेकिन इस साल 10 मार्च को मणिपुर सरकार कुकी समुदाय के 2 संगठनों के लिए इस समझौते से पीछे हट गई। ये संगठन हैं जोमी रेवोल्यूशनरी आर्मी यानी ZRA और कुकी नेशनल आर्मी यानी KNAI। ये दोनों संगठन हथियारबंद हैं। मैतेई ट्राइब यूनियन पिछले 1 दशक से मैतेई को आदिवासी दर्जा देने की मांग कर रही है। इसी सिलसिले में उन्होंने मणिपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई करते हुए मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 19 अप्रैल को 10 साल पुरानी केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय की सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए कहा था। इस सिफारिश में मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा देने के लिए कहा गया। इससे आदिवासी भड़क गए। तनाव की शुरुआत चूरा चांदपुर जिले से हुई, जो राजधानी इम्फाल के दक्षिण में करीब 63 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस जिले में कुकी आदिवासी ज़्यादा हैं। कॉमन लैंड सर्वे के विरोध में 28 अप्रैल को द इंटेलिजेंट ट्राइबल लीडर्स फोरम ने चूड़ा चांदपुर में 8 घंटे बाद का ऐलान किया था। इसकी वजह से मुख्यमंत्री N बीरेंद्र सिंह को अपना पहले से प्रस्तावित कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। 28 अप्रैल को देर रात तक पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प होती रही। उसी रात तुईबोंग एरिया में उपद्रवियों ने फॉरेस्ट रेंज ऑफिस को आग के हवाले कर दिया था। 27-28 अप्रैल की हिंसा में मुख्य तौर पर पुलिस और कुकी आदिवासी आमने सामने थे। 3 मई को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर ने आदिवासी एकता मार्च निकाला। ये मैतेई समुदाय को ST का दर्जा देने के विरोध में था। स्थिति बिगड़ गई और इससे जनजातीय संघर्ष का रूप ले लिया। एक तरफ मेइती समुदाय के लोग तो दूसरी तरफ कुकी और नागा समुदाय के लोग। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक इस हिंसा में अब तक 54 लोगों की मौत हो चुकी है। हिंसा भड़कने के बाद केंद्र सरकार ने भाजपा की चुनी हुई सरकार से कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ले लिया। ये कितनी बड़ी बात है, इसका अंदाजा एक उदाहरण से लगाते हैं। सोचिए कभी पश्चिम बंगाल में दंगे हो जाए, केंद्र सरकार अनुच्छेद 355 का इस्तेमाल करके राज्य में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी
खुद ले ले। ऐसी हालत में पुलिस और प्रशासन की कमान केंद्र सरकारों के हाथों में आ जाएगी। सोचिए कभी ऐसा हो जाए तो ममता बनर्जी, उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस कैसे रिएक्ट करेंगे। ये अनुच्छेद किसी भी राज्य में अनुच्छेद 356 लगाने का आधार भी माना जाता है। 355 यानी राज्य की कानून व्यवस्था फेल हुई और केंद्र ने इसे अपने हाथों में ले लिया है। वहीं 356 यानी राज्य सरकार को बर्खास्त करना। हालांकि केंद्र ने अभी राज्य सरकार को बर्खास्त नहीं किया है और फिलहाल इसकी उम्मीद भी नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।